हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। एमएस स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में न्याय मंत्री जो एक कहानी थी जिनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम ग्रामर का एक टॉपिक भाववाचक संज्ञाएं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक है वो 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड दोनों के लिए यूज़फुल है। भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती है, उनका निर्माण कैसे होता है, वो आज हम सीखने वाले हैं। इससे पहले संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञाओं के जो प्रकार है उनका हम थोड़ा रिवीजन कर लेंगे और इनके बाद भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जो हम सीखने वाले हैं। तो हम चलो शुरुआत करते हैं। संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम सूचित करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है या कोई स्थान है या कोई भाव है जिनका एक विशिष्ट नाम को सूचित करने वाला जो शब्द है जिसे कहते हैं हम संज्ञा। जैसे कि अशोक अमिता से पराजित हो गया, तो अशोक अमिता वो क्या है? तो कि एक व्यक्ति का नाम है, मतलब एक विशिष्ट नाम को क्या करता है? सूचित करता है, जिसे कहते हैं संज्ञा। संज्ञाओं के प्रकार। संज्ञाओं को 5 वर्गों में बांटा गया है। ये 5 वर्ग जाति, व्यक्ति, भाव, समूह और पदार्थ के आधार पर निश्चित किए गए हैं। इस वर्गीकरण के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार की होती है। यहाँ पे जो संज्ञाएं है उसे 5 वर्गों में बांटा गया है। जो जाति, व्यक्ति, भाव, समूह, पदार्थ उसके आधार पर निश्चित किया गया है। इसीलिए संज्ञा 5 प्रकार की होती है, जिनमें पहली संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा, तीसरी समूहवाचक संज्ञा, चौथी द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा और 5वीं है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी या स्थान का बोध कराती है। बोध यानी कि पहचान कराती है। जैसे राम, गिल्लू, अहमदाबाद। ये शब्द अपने वर्ग के किसी विशिष्ट नाम को सूचित करते हैं। क्या कहा है यहाँ पे कि जो कोई विशेष व्यक्ति है, प्राणी है या स्थान का परिचय कराती है। जैसे कि राम है, वो क्या है? व्यक्ति है, तो जो राम नाम है मतलब विशिष्ट नाम से उनको सूचित करती है। गिल्लू तो प्राणी का एक नाम है, मतलब विशिष्ट नाम को सूचित करते हैं, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। किसी वस्तु, प्राणी या स्थान के पूरे वर्ग का बोध कराती है। जैसे मनुष्य, स्त्री, लड़का, लड़की, गाय, नदी, पहाड़, पुस्तक, शहर, गांव आदि जातिवाचक संज्ञाएं हैं। यहाँ पे भी कोई वस्तु है, प्राणी है या स्थान के पूरे वर्ग यानी पूरे जाति का जो बोध कराती है, पूरी जाति की जो पहचान कराती है, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि मनुष्य, जैसे मनुष्य में तो स्त्री, पुरुष सब आते हैं। स्त्री में भी तो स्त्री है, हम किसी को ऐसा नहीं बोलते कि यह स्त्री है, ऐसा हम बोल सकते हैं। बट स्त्री में भी एक विशिष्ट नाम तो होता है ना, कि जैसे मैं बोलूँ कि यह रमा है, तो रमा है तो रमा तो नाम हुआ, तो वो हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर जैसे हम पूरी स्त्री जाति का जो पहचान होती है, जो पहचान करवाते हैं, तो उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि गाय, नदी, नदी है तो नदी तो बहुत सारी है, गंगा, यमुना, सरस्वती, बहुत सारी नदी है। अगर एक विशिष्ट नाम दिया जाए जैसे कि गंगा, तो गंगा है तो व्यक्तिवाचक हो गई। पर ऐसा बोला जाए कि सारी नदियाँ, तो वो हो जाती है जातिवाचक, मतलब कि पूरे जाति का बोध कराती है। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक नाम में सिर्फ इतना ही भेद है। जैसे कि पुस्तक, तो पुस्तक तो बहुत सारी है, तो मैं ऐसा कहूँ कि यह पुस्तकें है, तो जो पुस्तक नीचे अंडरलाइन की गई है, तो जो पुस्तक है वो जातिवाचक है। पर मैं ऐसा बोलूँ कि यह हिंदी की पुस्तक है, तो हिंदी है तो पुस्तक का एक मतलब विशिष्ट नाम हुआ कि ये हिंदी की पुस्तक है। जो हिंदी है तो वो क्या हुआ? व्यक्तिवाचक हुआ। मतलब उन दोनों के बीच इतना ही भेद है। मतलब किसी विशिष्ट नाम से सूचित किया जाए तो वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और पूरे वर्ग या पूरी जाति का बोध कराती है तो वो बनती है जातिवाचक संज्ञा। आगे देखते हैं। तीसरे नंबर पर है समूहवाचक संज्ञा। वस्तु, मनुष्य, प्राणी के समूह का बोध कराती है। जैसे ढेर, किसी वस्तुओं का समूह, भीड़, मनुष्य का समूह, झुंड,
पशुओं का समूह। इसी प्रकार गुच्छा, सेना, गड्डी, राशि आदि शब्द समूहवाचक संज्ञाएं है। मतलब एक या दो से ज़्यादा जो वस्तु एक के साथ इकट्ठी होती है, मनुष्य एक से ज़्यादा हो, प्राणी है, तो उनका जो समूह है, तो वो समूह का जो पहचान कराती है उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे भीड़, तो वहाँ पे बहुत सारे मनुष्य रहेंगे, तो जो मनुष्य का जो समूह हुआ, तो ये जो भीड़ है, तो वो भीड़ है वो क्या है, समूहवाचक संज्ञा। जैसे मतलब नीचे भी यहाँ पे गुच्छा, चाबी का गुच्छा, सेना, गड्डी यानी नोटों की गड्डी, तो ये जो सब है वो है समूहवाचक संज्ञा, कि जहाँ पे पूरे समूह का बोध यानी कि परिचय कराती है। फोर्थ है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। धातुओं, खाद्य वस्तुओं, पेय पदार्थ या वस्त्राभूषण के पदार्थ का बोध कराती है। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिसमें धातुएं, फिर खाने पीने की जो चीज़ें हैं, पेय पदार्थ यानी जो पीने की चीज़ें हैं, वस्त्राभूषण है, ऐसे पदार्थों का जो बोध कराती है जिसे कहते हैं द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञाएं। जैसे कि धातुओं में ले लो, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, तो ये सब है वो धातुएं हैं, तो एक विशिष्ट नाम दिया गया है, तो वो होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर गेहूँ, चावल, दूध, तेल, पानी, ये सब खाद्य और पेय पदार्थ है, तो ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा हुई। कपास, जूट, रेशम, ये सब वस्त्र है। धोती, साड़ी, कमीज, ये सब वस्त्राभूषण है। तो ये जो शब्द है ये द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञाएं है। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञाएं। ये जो संज्ञाएं है उसे हम देख या छू नहीं सकते, पर सिर्फ उसकी अनुभूति कर सकते हैं। जैसे मन के भावों है, फिर प्रसंग है, फिर अवस्थाओं है, उन सब का जो परिचय कराती है, जो बोध कराती है, वो है भाववाचक संज्ञाएं। जैसे भाव, सुख, दुख, उत्साह, प्रसन्नता, उदासी, वो सब भाव है, उसे हम देख नहीं सकते या छू भी नहीं सकते, पर हम अनुभूति कर सकते हैं। जैसे कोई अच्छी बात हमें अच्छी लगे तो हम खुश होते हैं, तो जो खुशी है तो वो क्या है, तो कि वो भाववाचक संज्ञाएं है। फिर जो प्रसंग है, विवाह का, जन्म का, मरण, फिर अवस्था, दशा, जैसे बचपन, जवानी, बूढ़ा, बीमारी, मतलब कि जिसकी हम अनुभूति कर सकते हैं वो है भाववाचक संज्ञाएं। जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में अंतर। यहाँ पे हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है वो इसके बाद हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में जो अंतर है वो हम देखेंगे। जातिवाचक संज्ञा व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान की जाति को सूचित करती है, जैसे आदमी, कुत्ता, वृक्ष, बगीचा। जातिवाचक संज्ञाओं को हम देख और छू सकते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, हम आगे भी देख गए कि व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, मतलब उनके पूरी जाति का बोध करते हैं, उनके पूरी जाति को जो परिचय देती है, जो बनती है जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि आदमी, कुत्ता, वृक्ष, बगीचा, जो पूरी जाति का निर्देश करता है। और जो जातिवाचक संज्ञा है उसे हम देख भी सकते हैं और उसे छू भी सकते हैं। जैसे कुत्ता है, वृक्ष है, मतलब वो पूरी जाति का निर्देश हुआ है, पर हम ये संज्ञा को देख भी सकते हैं और उसे छू भी सकते, मतलब उनका स्पर्श भी कर सकते हैं। इसके विपरीत भाववाचक संज्ञा मन के भाव, जीवन की दशा, अवस्था तथा अदृश्य वस्तुओं को सूचित करती है। मैंने भाववाचक संज्ञा के बारे में पहले भी बताया था कि भाववाचक संज्ञा है वो सिर्फ हम अनुभूति कर सकते, हमारे जो मन के भाव है, हमारे जीवन की दशा है, अवस्था है तथा अदृश्य जो वस्तु है उनका जो बोध कराती है, जो बनती है भाववाचक संज्ञा। जैसे हर्ष, उल्लास, उत्साह, उदासी, ये सब भाव है वो हम क्या सिर्फ अनुभूति कर सकते, ये सब हम देख नहीं सकते, उनको हम छू नहीं सकते। फिर हमारी दशा देखो, गरीबी, अमीरी, बीमारी, फिर बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये क्या है, तो कि ये अवस्था है, ये हम अनुभूति कर सकते हैं। हवा, आत्मा, ईश्वर आदि अदृश्य वस्तु है, तो ये सब है भाववाचक संज्ञाएं। भाववाचक संज्ञाओं को हम केवल अनुभव कर सकते हैं, उन्हें हम देख या छू नहीं सकते। मैंने पहले भी बताया था कि हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं, पर हम उसे देख या छू सकते नहीं हैं। लड़के को हम देख और छू सकते हैं, पर लड़कपन को हम देख और छू सकते हैं, सही है। लड़का है जो पूरी जाति का निर्देश करता है, तो वो लड़का है, मतलब वो एक व्यक्ति हुआ, तो उनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पर लड़कपन तो उसे हम देख या छू नहीं सकते, उसकी सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, तो कि अनुभूति कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है
वो हम आज देखेंगे। पहला है जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा। मतलब कि जातिवाचक संज्ञा दी गई है, इसके ऊपर से हमें भाववाचक संज्ञा है वो बनानी है। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं वो हम रिवीजन में भी देख चुके हैं। ये किसी वस्तु, प्राणी या स्थान के पूरे वर्ग का बोध यानी परिचय कराती है, यानी कि पूरे जाति का बोध कराती है, परिचय कराती है, जिसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे मनुष्य, स्त्री, लड़का, लड़की, गाय, नदी, पहाड़, तो ये जो सब है वो है जातिवाचक संज्ञाएं। नीचे दिए हुए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए और जिनका पहला वाक्य है वह अब बच्चा नहीं है, दूसरा है उसका बचपन बीत चुका है। पहले वाक्य है जिसमें बच्चा जो है उनके नीचे अंडरलाइन है और दूसरा जो वाक्य है बचपन उनके नीचे अंडरलाइन है। तो अविभाग का जो पहला वाक्य है बच्चा, तो वो क्या है, कौन सी संज्ञा है, तो कि वो है जातिवाचक संज्ञा। कैसे पता चला, तो बच्चा है तो बच्चे में हमें विशिष्ट व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया कि ये बच्चा, मतलब कि किसी का नाम दिया गया है कि राम है, सीता है, किसी का भी नाम नहीं दिया गया है। तो वो बच्चा है वो पूरी जाति है, तो जाति का पूरा बोध कराती है, तो वो हो गई जातिवाचक संज्ञा। और बच्चा शब्द है उनमें दूसरा जो वाक्य है उनमें पन प्रत्यय लगना, पन प्रत्यय लगा जिसके कारण बचपन शब्द है वो बना। और तो ये बचपन है वो क्या है, तो एक अवस्था है, मतलब कि बचपन है वो हम अनुभूति कर सकते हैं, तो वो क्या हो गई, एक अवस्था हो गई। तो ये बन गई भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार जातिवाचक संज्ञाओं में अलग अलग प्रत्यय जोड़कर उनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। अब पता चला जातिवाचक संज्ञाओं में अलग अलग प्रत्यय यानी कि जो पीछे जो शब्द जुड़ता है वो, मतलब कि अलग अलग प्रत्यय जोड़कर उनसे भाववाचक संज्ञा है वो बनाई जाती है। यहाँ पे उदाहरण दिए गए वो हम देख लेते हैं। जैसे कि लड़का, तो उनका हो गया लड़कपन, तो लड़कपन वो सब अनुभूति कर सकते हैं, तो जैसे पन प्रत्यय लगा। फिर पिता, उनका हो गया पितृत्व, तो प्रत्यय लगा। मनुष्य, जिनका हो गया मनुष्यता, तो उनके पीछे ता प्रत्यय लगा। बादशाह, तो उनका हो गया बादशाहत, तो उनके पीछे भी तो प्रत्यय लगा। फिर इंसान, तो इंसानियत, तो इयत नाम का जो प्रत्यय है वो लगा। इसी तरह जातिवाचक जो संज्ञा है उनमें अलग अलग प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा है वो बनाई जा सकती है। दूसरा है विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञाएं। जैसे जातिवाचक संज्ञा में से भाववाचक संज्ञा किस तरह बनाई जाती है वो हमने देखा, उसी तरह विशेषण से भी भाववाचक संज्ञाएं है वो बनाई जाती है। तो सबसे पहले हमें विशेषण किसे कहते हैं वो हमें समझना चाहिए। तो विशेषण यानी जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह छाता है, वो एक सामान्य वाक्य हुआ, पर मैं ऐसा बोलूँ कि यह काले रंग का छाता है, तो जो काला है वो छाते की क्या बताएगा, विशेषता बताए, तो जो काला है वो हुआ विशेषण। यानी कि कोई वो संज्ञा है या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो राम अच्छा लड़का है, दूसरा देखो राम की अच्छाई से सभी परिचित है। तो पहला दिखाया गया कि राम अच्छा लड़का है, तो हमें से लड़का तो है बट कैसा है, तो अच्छा है, तो लड़का को जो अच्छा नाम का विशेषण मिल गया। दूसरे वाक्य में राम की अच्छाई से सभी परिचित, तो अच्छाई है वो हम अनुभूति कर सकते पर अच्छाई देख सकते हम नहीं, तो ऐसे ई नाम का प्रत्यय लगने से वो बन गया भाववाचक संज्ञा है। दूसरा देखो हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, पर्वत तो है भाई, कैसा है, तो ऊंचा पर्वत है, तो पर्वत की विशेषता बताए कि भाई हिमालय ऊंचा पर्वत है, तो ये बन गए हमारा विशेषण। दूसरा देखो हिमालय अपनी ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है, तो ऊंचाई है वो हम छू सकते हैं, देख सकते हैं नहीं, हम अनुभूति कर सकते हैं, हाँ इतना बड़ा है ऐसे, तो ये बन गई हमारी भाववाचक संज्ञाएं। इस प्रकार विशेषण शब्दों में विभिन्न प्रत्यय जोड़कर उनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। जैसे जातिवाचक संज्ञा है उसमें भी विभिन्न प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है, उसी तरह विशेषण शब्दों में भी विभिन्न प्रत्यय जोड़कर हम भाववाचक संज्ञा है वो बना सकते हैं। देखो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे अकेला, तो उनका हो गया अकेलापन, तो वो भाव हो गया ना, अकेलापन एक भाव हो गया।
उसमें पन प्रत्यय जुड़ा, फिर खुश, ठीक है, तो वो हो गया विशेषण। पर खुशी तो वो तो हम फील कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं, तो वो हो गई भाववाचक संज्ञा जिसमें ई प्रत्यय लगा। फिर खूबसूरत तो सामने हो गया खूबसूरती, तो उसमें भी ई प्रत्यय लगा। मौजूद तो मौजूदगी, असल तो असलियत, तैयार तो तैयारी। उन सब में जो प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा है वो बनाई जा सकती है। तीसरा है क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले क्रिया किसे कहते हैं वो हम देख लेते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने का या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया यानी कुछ काम करना, जैसे कि यहाँ पे मतलब किसी काम के करने या होने का जो बोध यानी परिचय होता है उसे कहते हैं क्रिया। जैसे इंग्लिश में कहा जाए तो वर्ब्स, प्ले, वॉच, राइट, सी, वो सब क्या है, तो वो सब वर्ब्स है जिसको हिंदी में कहते हैं क्रिया। जैसे कि निगार गुड़िया से खेल रही है, क्या कर रही है, खेल रही है, तो खेल रही है वो हो गई क्रिया। सूर्यन ने मोमबत्ती जला रहा है, तो सूर्यन मोमबत्ती जला रहा है, क्या कर रहा है, जला रहा है, तो जला रहा है वो हो गई एक क्रिया। दूसरा उदाहरण देखते हैं यहाँ पे, वह अच्छा कमाता है, क्या करता है, तो के कमाता है, तो जो कमाता है वो हो गई क्रिया। अभी ये क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती है, तो जैसे विशेषण और हमने जो जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय जोड़कर जो भाववाचक संज्ञा बनती है, उसी तरह क्रिया में से भी प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनती है। यहाँ पे दूसरा ही उदाहरण देखो, उसकी अच्छी कमाई है, तो जो कमाता है उसमें ई नाम का प्रत्यय लगने से कमाई जो हो जाती है, तो कमाई हो गई भाववाचक संज्ञा। दूसरा देखो, इतना चिल्लाते क्यों हो, तो चिल्लाना, चिल्लाना, तो चिल्लाना क्या हो गई, क्या कर रहे हो, तो कि वो चिल्ला रहा है, तो चिल्लाना हो गई क्रिया। तो उनका जो मतलब प्रत्यय लगने से जो भाववाचक संज्ञा बनती है, देखो कौन क्या बनती है, इतनी चिल्लाहट क्यों मचाते हो, तो चिल्लाहट है वो हो गई भाववाचक संज्ञा। देखो यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, तो मतलब चिल्लाना तो चिल्लाहट, तो कहना कहावत, उलझना उलझन, मुस्कुराना मुस्कुराहट या मुस्कान, मतलब वो सब हम अनुभूति कर सकते हैं। रहना सहना तो रहन सहन। तो इसी तरह से क्रिया हो, विशेषण हो और जातिवाचक, उन तीनों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण है वो किया जा सकता है। तो उसी प्रकार क्रिया, विशेषण और जातिवाचक संज्ञा के ऊपर से हमने भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा। अभी आपको दो तरह से पूछा जा सकता है, यहाँ पे एक वाक्य दिया गया होगा, इनमें से आपको भाववाचक संज्ञाएं ढूंढनी है, और आपको एक शब्द दिया गया होगा, मतलब कि वो विशेषण भी हो सकता है, वो जातिवाचक संज्ञा हो सकती है या क्रिया हो सकती है, तो उनमें से आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है। जैसे कि सज्जन है तो उनकी भाववाचक संज्ञा हुई सज्जनता, मतलब कि ता प्रत्यय लगने से वो बन गई भाववाचक संज्ञा। तो इसी तरह भाववाचक संज्ञा बनाने वाले जो मुख्य प्रत्यय और उनके उदाहरण है वो आपको आपकी वर्कशीट में मिल जाएंगे। थैंक यू।